ABC जो होता है वो एक बिजनेस कर रहे हैं तीनों मिलके। ए 8450 रुपये इन्वेस्ट करता है 6 महीने के लिए। बी हमारा 10,920 इन्वेस्ट करता है 5 महीने के लिए। सी 13,000 इन्वेस्ट करता है 3 महीने के लिए। ए वर्किंग मेंबर है जिसके लिए उसको 5% प्रॉफिट का मिलता है। ये जो 5% प्रॉफिट का उसको मिलता है ये वर्किंग मेंबर होने की वजह से मिलता है। समझ लो उसको एक सैलरी मिल रही है 5% की, क्योंकि वो वर्किंग मेंबर है। बाकी दोनों ने पैसा लगा दिया है बट वो नॉन वर्किंग है, तो इसको 5% प्रॉफिट का सबसे पहले एज ए सैलरी मिल गया। ठीक है, बाकी का जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट रेशियो में डिवाइड होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो आएगा। टोटल प्रॉफिट मुझे दिया है, मुझसे कह रहा है कि बताओ बी का शेयर क्या होगा। सो देखो, सबसे पहले तो बी का शेयर अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले तो हमें इनका इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ए के लिए क्या है, ए ने 8400 का इन्वेस्टमेंट किया है फॉर 6 मंथ, तो 8400 इंटू 6 लिखेंगे। बी ने 10,920 का इन्वेस्टमेंट किया है 5 महीने के लिए। सी ने किया है 13,000 का इन्वेस्टमेंट 3 महीने के लिए। इसका रेशियो निकालने से हमें इन तीनों के इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रेशियो आते हैं, जिस रेशियो में हमें प्रॉफिट को डिवाइड करना होता है। अब सबसे पहले आप देखिए, 0 से 0 देखो सबका कट जाएगा। 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि यहां पर जो डिजिट सम आ रहा है ना, 9 2 11 1 12 आ रहा है, 3 से भी कट जाएगा। राइट, 3 से भी कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। तो आप चाहो तो 3 से पहले काट सकते हो, 3 हटा लो। यहां से हम कहेंगे 3 तिरिक का 9 है, 1 बचा, 3 छक 18 है, 3 चौके 12 है, और ये 3 दूनी 6 बन गया। फर्दर सिंप्लीफाई करना तो क्या ट्राई करोगे आप? व्हाट विल यू ट्राई? यू विल ट्राई टू डिवाइड बाई 13। तो अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूं अब, तो यहां तो 100 मिलेगा। 13 से 13 दुना 26 होता है, 13 8 104 हो गया, और 13 छक 78 हो गया, 13 छक 78 हो गया, और 6, 13 से कट नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ 8450 है, तो विल करेक्ट दिस आउट। इसको 8450 लिखना है। 13 छक 78, 13 पचे 65, तो ये 65 हो गया। राइट, अब 65 दुना 130 हो गया, 28 पंचे 140 हो गया, और 100 तियाँ 300 हो गया। जीरो अगर काट दोगे तो आप 13 14 30 का रेशियो बन रहा है। तो बी का जो शेयर बनेगा वो बनेगा 14/27, और 30 कितना हुआ? 27 में अगर मैं 30 जोड़ूंगा तो ये, अच्छा 3 कट चुका है ना, तो इसको 10 लिखेंगे, सॉरी, तबीयत खराब होने का असर है ये। ठीक है, 3 तो कट ही चुका है ना, तो ये 10 हो गया। तो 13 14 27 और 10 37, तो यहाँ 14/37 लिखेंगे। और जो प्रॉफिट हमें बांटना है बी को, पहले ए को 5% दे दो, तो 10,360 का 95% ही बांटना है मुझे, क्योंकि 5% पहले उसमें से ए को चला जाएगा। तो यहां से मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। अब ये कैलकुलेशन हमें करनी है और हमारा उत्तर निकल के यहां से आ जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले तो 37 है, 37 से इसको काटिए। 37 प्राइम नंबर होता है तो पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 37 दूना 74 होता है, और 74 के बाद यहां बच जाएगा 29, 296। अब 7 अट्ठे 56 होता है, 8 बार ले जाओ, तो 8 बार अगर मैं ले जाऊंगा तो 240, 8 इंटू 30 240 होगा, 8 इंटू 7 56 होगा, तो ये कट गया। ये वैल्यू यहां पर ऐसी आ गई। अब यहां से मुझे अपना आंसर कैलकुलेट कर लेना है कि भाई मेरा आंसर क्या होगा। क्या तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। यहां से आप 14 और 28 का गुणा कर लीजिए। तो 14 को 28 से आप गुणा करोगे तो ये 14 अट्ठे 112, 14 दूनी 28, 28 और 11 कितना हो गया? 3920 बन गया, या 3920 नहीं बोलना चाहिए, हाँ 3920 बन गया। और इनटू अभी है मेरा 95। 95 को आप 100 माइनस 5 लिख सकते हो, बटे 100। यहां से आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी 3920, 2 जीरो यहां से कट गया, 100। फिर इसका 3920 को मैं 5 से गुणा करूंगा। ठीक है, तो इसका 5 से गुणा करने पे क्या वैल्यू आएगी, अगर आप यहां पर लिखेंगे तो यू विल गेट द आंसर। 5 से किसी भी चीज़ को गुणा करना होता है तो उसका आप हाफ कर लिया करो। ठीक है, तो ये एक तरह से 1960 बनेगा, 2 जीरो आएगा लास्ट में, वो कट जाएगा इससे, तो ये आंसर होगा आपका। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन अपनी करते हो तो यहाँ से 4 आएगा, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर आपकी वैल्यू जो 38 1 से 37 दे देगा। आपका आंसर आ गया सिंपली बी। आप कहोगे सर यूनिट डिजिट से भी लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते हो आप। ठीक है, अब आते हैं क्या हम यहाँ मल्टीपल अप्रोच में जा सकते हैं? जा सकते हो, बट कोई खास समय नहीं बचेगा। अभी अभिशांत राठौर जी,
जब आप 7 का मल्टीपल देखोगे तो आपको चारों ऑप्शंस को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। कहीं 2 ऑप्शन मल्टीपल होंगे। अब एग्जाम में चले जाया करो तुरंत ही, गो इनटू द एग्जाम मोड। एग्जाम मोड में जाके देखो कि इस सवाल में तुम्हारे साथ क्या कांड हो सकता है। लेटेस्ट से 2 ऑप्शन 7 के मल्टीपल हैं, तुमने ऑप्शंस को चेक करना शुरू किया। मान लेते हैं ये जो आंसर बी है ये यहां नहीं लिखा है बल्कि डी में लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको 4 ऑप्शन डिवाइड करना पड़ेगा और आपको डी मिलेगा, तो 4 ऑप्शन को डिवाइड करने में समय जाएगा, राइट। मान लेता हूं मैं बी ऑप्शन को डी में लिख देता हूं। टाइम 3 ऑप्शन चेक करोगे एटलीस्ट, अब तीनों गलत होंगे तो आप कहोगे चौथा सही है, तो 3 ऑप्शन को 7 से डिवाइड करोगे और हो सकता है 2 ऑप्शन 7 के मल्टीपल हो जाएंगे। तो एग्जाम मोड में आप सोचो कि आप मल्टीपल चेक करने गए और 2 ऑप्शन 7 के मल्टीपल हो गए एग्जाम में, प्रेशर सिचुएशन में। फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर तुम्हें आके इसको ट्रेडिशनली कैलकुलेट करना पड़ेगा। इतनी देर में क्या होगा, तुम्हारी सांसें बहुत तेज चलने लगेंगी, भयभीत हो जाओगे, गलती कर बैठोगे। इसलिए हमें यह देखना है कि यार वर्स्ट केस सिनारियो में क्या हो सकता है, व्हाई नॉट टू कैलकुलेट इट डायरेक्टली, सीधा निकालो ना। वो सिनारियो क्यों बनने दे रहे हो। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है, यहां प्रॉब्लम क्या हुई, तुमने 7 से डिवाइड किया और बी ऑप्शन मिल गया तो तुम खुश हो रहे हो, ठीक है। या फिर कह लो एक ही ऑप्शन 7 से डिवाइड हो रहा था, तुम खुश हो रहे हो। बट एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है ना ऐसा हो। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग मल्टीपल अप्रोच, ठीक है। अगर 3 का मल्टीपल होता तो जोड़ना होता, आसान काम है। बट इफ वी आर लुकिंग फॉर 7 तो हमें सारे नंबर को डिवाइड करना है, समझे कि नहीं। 95% इसलिए किया क्योंकि 5% तो उसको वर्किंग होने के लिए मिला प्रॉफिट का हिस्सा, तो ए को पैसा प्रॉफिट शेयर मिल रहा है और साथ ही साथ 5% ए को पहले ही मिल जा रहा है, इसलिए 95% डिवाइड किया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। इसी कैलकुलेशन को करने का एक और तरीका है, वो बताता हूं, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है बट हेल्पफुल है। देखो इस 95 को अगर आप थोड़ी देर के लिए विजुलाइज करो, 9.5 समझते हो क्या होता है, 19/2 होता है। आप दशमलव और जीरो भूल जाओ, क्योंकि यहां पर मुझे दशमलव और जीरो की जरूरत नहीं है, मुझे डिजिट्स चाहिए। तो मैं इसको 14 बोलूंगा और इसको अगर मैं 19/2 बोलता हूं तो ये 280 डिवाइड होके ये भी मुझे 140 दे देगा, मैं जीरो का ख्याल रख नहीं रहा हूं, और यहां से 19 मिल जाएगा मुझे। तो मेरी जो कैलकुलेशन बनेगी यहां के बाद, ये बनेगी 196 इंटू 19। अब ये वैल्यू हो जाएगी 200 माइनस 4 इंटू 19, ये हो गया 3800 माइनस 76, ये वैल्यू हो गई आपकी 3724, राइट। कोई कह रहा है 7 का मल्टीपल ही क्यों चेक करें। 7 का मल्टीपल इसलिए चेक करोगे क्योंकि यहां 14 लिखा है, यहां 28 लिखा है और डिनोमिनेटर में 7 कहीं कट नहीं रहा है, तो 7 तो रहेगा ही आपकी कैलकुलेशन में, तो 7 का मल्टीपल होगा। बट एग्जाम में हमें नहीं पता ना कि कितने ऑप्शन 7 के मल्टीपल होंगे, ओके। इसलिए एब्सोल्यूट जो कैलकुलेशन है उनको करने का तरीका पता होना चाहिए आपको, यू शुड नो अबाउट इट। क्लियर हुआ सभी को ना। अच्छा सवाल है कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से, इसको ध्यान देना। मैंने कैलकुलेशन के तरीके आपको बताए हैं। यहां मैं दशमलव और जीरो भूल चुका हूं क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे अंक खोजने हैं कि मेरे अंक क्या होंगे। 3724 जिस ऑप्शन जिस जहां से मुझे मिलेगा वही करेक्ट होगा। तो मैंने उठा के इस 95 को, 9.5 का डबल 19 होता है, इसलिए मैंने इसको 19/2 सोच लिया, जस्ट फॉर फाइंडिंग माई डिजिट्स। भाई आप इसको 190/2 लिखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, डिजिट्स जो चाहिए आपको ना वो तो सेम आएंगी ना कैलकुलेशन में, ओके। सो इसलिए आंसर आपका हो गया बी। ये सवाल गौर से देखिएगा। सवाल कह रहा है कि एक चार्ट आपको दिया हुआ है और इस चार्ट में पेन पेंसिल और बुक्स की सेल दी हुई है। महीना पहला, महीना दूसरा, महीना तीसरा में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है जो चार्ट में, चार्ट के बेसिस पे देना है। किस महीने में सेल हाईएस्ट। अब देखो ये ब्लू वाला जो है पहला महीना है पेन का, तो पेन जो है पहले महीने में 5.6 बिक रहा है और ये भी लिखा है थाउजेंड्स में, यानी 5.6 इंटू 1000 यानी 5600। ऐसे ये 4.9 है, 4.6 है, ये मंथ 2 की सेल है, मंथ 3 की सेल है पेन की। तो कह रहा है कौन से महीने की सेल हाईएस्ट है, ठीक है, किसके लिए।
किसके लिए ये नहीं बोला है उसने। किस महीने की सेल हाईएस्ट है? क्या किसी पर्टिकुलर पेन के बारे में पूछा है? क्या उसने पेंसिल के बारे में पूछा है? नहीं। किस महीने में टोटल सेल सबसे ज्यादा है ये मुझे निकालना है। व्हिच मंथ हैज हाईएस्ट सेल। तो अब आपको ब्लू का टोटल निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना आएगा। आपको टोटल रेड का निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना आएगा। आपको ग्रीन का टोटल निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कितना टोटल है। जो हाईएस्ट होगा वो मेरा आंसर होगा। तो देखो, अगर मैं ब्लू का टोटल निकालूंगा तो ये 56 है। इसको 5.6 सोचने की जरूरत नहीं है। कंपैरिजन के लिए आप सारी वैल्यूज को 10 से गुणा कर सकते हो, सेम स्केल पे लाना है बस। 5.6 को 56 लिख लो, 6.7 को 67 लिख लो, इसको आप 45 लिख लो। यहां पर आपकी वैल्यू है 49, 73, रेड की वैल्यू लिख रहा हूं यहां 57, यहां पर वैल्यू है आपकी 46, 62 और 63, और मुझे इनका टोटल निकालना है। अब देखना है मुझे टोटल कहां पर हाईएस्ट है, किसका टोटल मुझे हाईएस्ट मिलने वाला है, ये मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो अगर आप यहां कैलकुलेशन करेंगे तो 7 6 13, 13 5 18, 5 1 6 6 12 4 16, 168 आ रहा है। ठीक है, यहां पर आपका रहा 9 3 12, 12 7 19, 4 1 5, 7 12, 12 5 17। यहां पर आप हो गए 6 2 8, 8 3 11, 4 1 5, 12 5 17। हाईएस्ट किसकी वैल्यू है? बी की, मतलब 179, यानी मंथ 2 रेड वाले की। तो मंथ 2 की वैल्यू क्या है? ऑप्शन बी, राइट। तो बी की वैल्यू हाईएस्ट है। अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन, कि भाई टोटल वैल्यूज निकालो और टोटल वैल्यूज को निकाल के आप बताओ कि भाई कहाँ की वैल्यू हाईएस्ट हो सकती है। तो बी की वैल्यू आपकी हाईएस्ट है, राइट। मंथ 2, यही सवाल देखे। इस सवाल में कह रहा है कि आप ये बता दो कि एवरेज नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड इन 3 मंथ्स। एवरेज नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड इन 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स में पेन का एवरेज, तो ये टोटल वैल्यू है, इसका मुझे औसत निकालना है। तो करना क्या है, आपको पता है ये वैल्यू है 56 प्लस 49 प्लस 46 बटे 3 मुझे करना है। ऑल्दो आपको पता है इसको 100 से गुणा भी करना पड़ेगा बाद में, बट आप ना सोचो तो भी चलेगा, क्योंकि हमने सेम स्केल पे ले लिया है। अब इसका मैं टोटल करूंगा, इसका टोटल कितना आ रहा है? ये वैल्यू आपकी हो गई सिंपली 95, 151/3, 0 0 लगा दो। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 15 और फिर 0 33.33 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 151 इंटू 100, एक तरह से सारी वैल्यू 5600, 4900, 4600 है। टोटल बनेगा आपका 15100, 3 से डिवाइड किया, 5033 आपकी वैल्यू आ गई एवरेज। समझ में आ रहा है सभी को? कितने लोगों को समझ में आया? ऑलराइट। देखो, एक और ऑब्जर्वेशन सिखा रहा हूं, उससे आंसर नहीं मिलेगा, बट ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। एवरेज जो भी होता है लोवेस्ट से बड़ा होता है, हाईएस्ट से छोटा होता है। तो एवरेज वैल्यू जब भी आप यहां पर निकालोगे तो वो 4600 से कम नहीं हो सकती और 5600 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसलिए मेरा आंसर ए कभी नहीं हो सकता है। बाकी जो तीनों आंसर हैं, वो तीनों आंसर हम कहेंगे मैथमेटिकली पॉसिबल हैं, मैथमेटिकली पॉसिबल हैं, बट एटलीस्ट पहला तो पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है वो। दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स, राइट। आई एम नॉट गेटिंग द आंसर, फाइन, बट एटलीस्ट आई नो ए इज नॉट करेक्ट। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन को करने की मसल को बिल्ड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। cos x 3/5 है, तो आपको बताना है कि जो sin x माइनस साइन क्यूब x है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, अगर cos x हमारा 3/5 है, cos x अगर हमारा 3/5 है और मैं sin x यहां से कॉमन ले लूं, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसको मैं बोलूंगा cos स्क्वायर एक्स। जब cos x 3/5 होता है तो कुल मिला के कहानी ये होती है कि ये x होता है, ये हमारी वैल्यू हो गई 3, ये हो गया 5, तो ये होता है 4, पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो जो साइन एक्स है वो 4/5 हो जाता है, और cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई 9/25। तो कुल मिला के जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 36/125।
125 जो होता है वो 1000/8 होता है, 1000/8 होता है। अब ये 8 ऊपर चला जाएगा, अगर मैं इस 8 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 36 × 8/1000। आप कहोगे 8×6 = 48, 8×3 = 24 और 4 28/1000। आंसर आ गया 0.288। ठीक है, क्लियर है। अब देखो डी आंसर को निकालने के या इसी कैलकुलेशन को करने के कई तरीके हैं, वो तरीका मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना, सो दैट यू लर्न हाउ टू कैलकुलेट फास्टर। इस कैलकुलेशन में देखो, जब नीचे मुझे 125 दिखता है, 125 को तुम थोड़ा परसेंटेज में अगर सोचो ले जाके, थिंक अबाउट दैट, तो परसेंटेज में कोई परसेंटेज ऐसा है जो इसमें डिजिट 1 to 5 आती हो, जो तुम्हें आता हो, तुम कहोगे 12.5% आता है, 1/8 होता है। आप कुछ मत करो, आप अपनी कैलकुलेशन में जहां 125 दिख रहा है वहां 1/8 लिख दो। 1000/8 की जगह मैंने 1/8 ही लिखा, क्योंकि मुझे दशमलव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अगर इसको 1000/8 नहीं लिख रहा हूं तो मैं क्या गलत कर रहा हूं कि दशमलव कहां लगेगा मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब ये 8 ऊपर चला जाएगा, 288 आ गया, तो तुम्हारे उत्तर में जो अंक हैं वो 288 आएंगे, दशमलव कहां है मैंने पता ही नहीं किया है। अब मैं ऑप्शन जाके अगर देखूं तो डी के अलावा कुछ हो सकता है क्या? आपके एग्जाम में लेस देन 1% ऐसे सवाल आते हैं जिसमें दो ऑप्शन ऐसे होंगे, एक में 288 लिखा हो और एक में 28.8 लिखा हो। और जब ऐसे होंगे ऑप्शन, तो तुम्हारी आंखें तो वही हैं, वो तो तुम ऑप्शन में ग्लांस करके देख ही लोगे। अगर दो आंसर ऐसे हैं तब हम ऐसा नहीं करेंगे, 1/8 नहीं लिखेंगे, तब हम इसको इज्जत के साथ 1000/8 लिखेंगे, इज्जत के साथ। लेकिन ऐसे लेस देन 1% क्वेश्चन होते हैं जिसमें 288 और 28.8 दोनों होगा, मतलब मेरा है कहने का 0.288 और 28.8 भी होता ही नहीं है, बहुत रेयर होते हैं ऐसे सवाल। और जब ऐसे सवाल होते हैं तो मैं उसकी भी ट्रिक आपको बताऊंगा कि वहां पर ये प्रोडक्ट नहीं निकालना पड़ता है। आई विल कम टू दैट। ठीक है, समझ में आ रही है कैलकुलेशन कितने लोगों को? मैं इसी का तीसरा तरीका बताता हूं। देखो 4/5 जो है ये 80% होता है किसी भी संख्या का, 80% होता है, तो इसको 8 लिख लो, दशमलव भूल जाओ। 9/25 जो होता है ये 36% होता है, 1/25 4% होता है, 36 हो गया। परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे दशमलव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट आप यहां से भी निकाल लो, 288 आया, आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि दशमलव मुझे नहीं खोजना है कहां लगेगा। सो जो आप परसेंटेज में चीजें पढ़ते हुए आए हो उसको भी कैलकुलेशन में कैसे यूज करना है, ये सब चीजें ध्यान से समझनी है हमें। अल्टीमेटली एग्जाम क्या है यार कि जल्दी से कैलकुलेट हो। अब बैठ के अगर तुम यहां पहाड़ा पढ़ोगे, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट, स्लो रह जाओगे आप, है ना। इसी सवाल को करने में स्लो नहीं रहना है, हमें तेज करना है सवाल को। ठीक है, ललित, पीयूष और अजय एक सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहे हैं, उनकी स्पीड्स दी हैं हमें 20, 30 और 50 मीटर पर सेकेंड, सेम डायरेक्शन में है। जो सरकमफरेंस है सर्कुलर पाथ का वो 600 मीटर है। कितने समय में वो एक साथ फिर से पहली बार मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे? देखो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। मुलाकात जो है ना वो दो तरीके से हो सकती है, दो तरह की मुलाकातों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो लेटर से मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है और इस सर्कुलर ट्रैक पे 3 लोग हैं जो भाग रहे हैं, सर्टेन स्पीड है उनकी और उस स्पीड से तीनों भाग रहे हैं। एक की स्पीड मुझे दी है 20, एक की दी है 30 और एक की क्या दी है 50 दी है, सेम डायरेक्शन में, राइट। यहां भी स्पीड क्या है 20, 30 और 50, सेम डायरेक्शन। अब देखो एक मुलाकात इनकी हो सकती है कि तीनों पहली बार यहां मिले, हो सकता है यहां मिले कहीं मतलब बीच में, और फिर से ये यहां भी मिल सकते हैं, राइट। बट पहली बार ये यहां मिल रहे हैं और पहली बार ये यहां मिल रहे हैं, ये दोनों कहानी अलग है। हो सकता है जब ये वापस दोबारा यहां मिलें तो वो एक्चुअल में इनकी तीसरी मुलाकात हो। पहले हो सकता है यहां पर और यहां पर कहीं मिल चुके हों,
तो ये सवालों को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है क्योंकि इन दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, राइट। अगर मैं इसको एबीसी बोल दूं और मैं ये पूछूं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे शुरुआत में चलने के बाद दोबारा कब मुलाकात होगी इनकी स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो इसका फॉर्मूला होता है एल अपॉन ए, एल अपॉन बी, एल अपॉन सी का एलसीएम। यहां पर क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम ऑफ एल अपॉन बी माइनस ए, एल अपॉन सी माइनस बी, कि पहली बार वो कब मिलेंगे तो ये फॉर्मूला, पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे तो ये फॉर्मूला, राइट। तो यहां पर आपको ट्रैक लेंथ 600 दिया है तो मुझे क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 600 बटा 20, 600 बटा 30, 600 बटा 50। तो क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 30, 20, 12। क्या होगा एलसीएम इन तीनों का, 30, 20, 12 का एलसीएम बताओ, 60 सेकंड। चलो ये भी निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ यहां पर आएगा 600 बटे बी माइनस से यानी 10, और यहां पर वैल्यू आएगी 600 बटे 20। तो यहां आप एलसीएम निकाल रहे हैं बेसिकली 60 का और 30 का, ये भी 60 सेकंड ही आया, दोनों से उत्तर सेम आया। इसका क्या मतलब है, शुरुआत में जब एक साथ थे उसके बाद जो डेटा दिया है उसके हिसाब से इनकी दोबारा जब मुलाकात होगी पहली बार वो यहीं मिलेंगे, वापस से फिर से यहीं मिलेंगे क्योंकि डेटा सेम वैल्यू दे रहा है। बट कोई ऐसा डेटा भी हो सकता है जिसमें दोनों वैल्यूज अलग अलग आए। आपको समझ में आया, थियोरेटिकली बता ही दिया कि भाई पहली मीटिंग तो रास्ते में कहीं यहां भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द डेटा। तो ये वैल्यू यहां सेम आई, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोबारा जब मिलेंगे शुरुआत के बाद तो वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे क्योंकि डेटा ऐसा है। लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग भी हो सकती हैं, इसलिए इन दोनों को अलग अलग समझ लो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि पहली बार वो कहीं भी कब मिले और ये पहली बार फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिले, राइट। क्लियर हो गया ना। तो आई होप आगे से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। सवाल करा कि सुरेश भाई साहब ने 2 डिफरेंट तरह के ऑयल खरीदे हैं। पहले मिक्सचर में जो ऑयल और वाटर का रेशियो है वो 3:4 है, दूसरे मिक्सचर में ये 5:6 है। वो दोनों को मिक्स करता है और एक तीसरा मिक्सचर बनाता है जो कि 36 लीटर का है, यानी दोनों मिक्सचर को मिलाने से तीसरा मिक्सचर जो बना वो 36 लीटर का है, जिसमें रेशियो ऑयल और वाटर का 4:5 का है। तो बताना है कि जो क्वांटिटी है पहले मिक्सचर की जिसका रेशियो 3:4 है, वो जो 36 लीटर का हमारा फाइनल मिक्सचर बना है उसमें ये जो 3:4 वाला मिक्सचर है उसकी कितनी क्वांटिटी है। समझ रहे हो, सवाल में कंफ्यूज मत होना। सवाल कह रहा है कि मेरे पास भाई देखो ऐसा है, एक है मिक्सचर 1, एक है मिक्सचर 2, इनको मिलाया तो मुझे मिक्सचर 3 मिला और ये मिक्सचर 3 की जो क्वांटिटी है 36 लीटर की है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि बताओ इस 36 लीटर को बनाने में इस M1 के कितने क्वांटिटी का इस्तेमाल किया हमने। समझ में आ गया। तो इसको कैसे करना है, ये सवाल होगा एलिगेशन से। सबसे पहले आप क्या करो, एलिगेशन लगाओ किस पे, ऑयल बटा टोटल पे। जब भी फ्रैक्शन में डेटा दिया होगा तो जो एलिगेशन लगेगा, आप ऑयल बटा टोटल पे भी एलिगेशन लगा सकते हो या फिर आपको यहां पर वाटर बटे टोटल पे भी एलिगेशन लगाया जा सकता है। बट M1, M2, M3 तीनों के लिए जो आप चुनोगे वही लिखना पड़ेगा। अगर ऑयल बटे टोटल आप चुन रहे हो तो वही लिखो तीनों के लिए, या फिर आप यहां पर वाटर बटे टोटल ले रहे हो तो वही लिखो तीनों के लिए। यू विल गेट द सेम आंसर, आंसर विल नॉट चेंज। सो मैं ऑयल बटा टोटल यूज करने जा रहा हूं। सो ऑयल बटा टोटल में पहले मिक्सचर में आएगा 3/7, है ना, 3:4 है तो 3/7 टोटल करने पे आएगा। यहां 5/6 दिया है तो ऑयल कितना है, 5 बटे टोटल 11 में से। मिक्सचर में 3:4 है यानी मिक्सचर में ऑयल हमारा है 3/7, नहीं सॉरी मिक्सचर में 4/5 है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 4/9, 4/9। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एलिगेशन लगा लूंगा, रेशियो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करना पड़ेगा आपको। अगर आप देखें यहां पर तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं 7, 11, 9, तीनों वैल्यूज को क्या करो आप
7 इंटू 11 इंटू 9 से गुणा कर दो। अगर मैं तीनों वैल्यूज को इससे गुणा करता हूं बेसिकली, तो आपके रेशियो पे फर्क नहीं पड़ता है। जब आप करोगे यहां 7 से 7 कटेगा तो बनेगा 99 इंटू 3। 99 इंटू 3 होता है 297। यहां 11 से 11 कटेगा 63 इंटू 5 315। 9 से 9 कटेगा 77 इंटू 4 308। माइनस करोगे यहां 7 आएगा, यहां पर 11 आ गया। तो ये कह रहा है कि जो M1 है और M2 है ये 7:11 में है। तो अगर ये 7:11 में है तो M3 की टोटल वैल्यू क्या होगी? 18 यूनिट। और वो 18 यूनिट मुझे कितना दिया है बेटा? 36 लीटर के बराबर दिया है कि नहीं? कि मिक्सचर फाइनली 36 लीटर का बना। तो एक यूनिट हमारा 2 लीटर का बना कि नहीं बना? जी हाँ। और अगर एक यूनिट 2 लीटर का है तो ये 7 यूनिट किसके बराबर है? ये 14 लीटर के बराबर है। तो आंसर क्या हमारा ए आ रहा है, दौड़ के आ रहा है। यस और नो? तो द आंसर इज गोइंग टू बी 14 लीटर। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड चीज कितनी होगी? सेकेंड चीज अगर निकालते हो तो 22 लीटर होगी। 11 दूना 22 आ जाएगा। तो इससे हमारा मिक्सचर बना है। एलिगेशन का यूज करके सवाल हल हो जाता है। ये सवाल है, देखिए x³ प्लस वाई क्यूब बराबर 16, x प्लस वाई बराबर 4, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे सवालों में जो पहला फ्रेमवर्क आपका होना चाहिए कि देखो वैल्यू पुटिंग करो, ट्राई करो कि क्या वैल्यू पुटिंग हो जाएगी। अगर हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो ट्रेडिशनली सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं कि वैल्यूज आप गेस नहीं कर पाए, वहां वैल्यू पुटिंग नहीं चलेगी, वहां हम उसको ट्रेडिशनली भी सॉल्व करेंगे। बट यहां देखो सबसे पहले कि वैल्यू पुटिंग होगी क्या, इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि अदरवाइज ये सवाल बहुत लंबा है। तो आपको डेफिनेटली 10 सेकंड इन्वेस्ट करना चाहिए कि क्या वैल्यूज गेस हो रही हैं क्या। अगर वो 10 सेकंड इन्वेस्ट करने से आपको वैल्यू मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप ट्रेडिशनली करेंगे क्योंकि ट्रेडिशनली इसको करने में आपको 40 सेकंड लगेगा। सो इट्स गुड दैट यू स्पेंड 10 मिनट्स एंड फिगर आउट। तो देखो जी, यहां 4 दिया है, यहां 16 दिया है। सबसे पहले वैल्यू रखते समय क्या ध्यान रखते हैं आप? एक्स और वाई को बराबर रख के सबसे पहले ट्राई करो। तो अगर मैं इसको 2 और 2 रखूं तो 4 बन जाएगा। ये 2 का क्यूब बनेगा 8, ये 2 का क्यूब बनेगा 8। क्या 16 के बराबर हो गया? क्या मैच कर गया? यानी क्या x बराबर 2 और y बराबर 2 है? यस। तो x की पावर 4 क्या बनेगा? 2 की पावर 4। y की पावर 4 क्या बनेगा? 2 की पावर 4। तो 16 16 कितना हो गया? 32। आंसर क्या आ गया मेरा? ए। परंतु खुश मत हो जाना बेटा, एग्जाम में x प्लस वाई की वैल्यू अगर 5 हो जाए तो फिर ये सवाल इस तरीके से नहीं होगा। इसलिए हमें इस सवाल को ट्रेडिशनल सॉल्व करना चाहिए सो दैट प्रैक्टिस रहे कि भाई अगर x प्लस वाई की वैल्यू 5 होती यहां तो वो सवाल कैसे होता। तो मैं इसी वैल्यू के साथ ट्रेडिशनल करा देता हूं सो दैट आपको वो प्रोसेस भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जहां फुल टॉस मिलेगी छक्का मारेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो फिर उसको थोड़ा ध्यान से खेलेंगे। तो कैसे सवाल हल होगा उसको समझते हैं, क्या फॉर्मूले यूज होंगे, मैं सारे लिखता हूं। तो सबसे पहले तो देखो x³ प्लस वाई क्यूब से इसका फैक्टराइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ये फॉर्मेट में आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। यहां पर x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy होता है, बट एग्जाम में ये सीधा फॉर्मेट आपको लिखना है, इसलिए ये फॉर्मेट भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। यहां से क्या होगा, आप x इंटू वाई निकाल लोगे। जैसे मैं रखूंगा यहां 16 है, 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 16 माइनस 3xy। 4 से कटेगा 4 आएगा, यहां पर आप कहोगे 3xy की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 12। यहां से x इंटू वाई कितना आ गया? 4 आया। अब जब मैं x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 निकालने जाऊंगा तब इसको मैं कैसे निकालूंगा, देखना। ये वैल्यू होती है x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x² वाई स्क्वायर। और ये जो x² प्लस वाई स्क्वायर है ये कहां से निकलेगा? ये निकलेगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy करने से। अब ये जितना एफिशिएंट हो आप ये फॉर्मूला जल्दी जल्दी लिखने में, उतना ही जल्दी ये सवाल होगा। तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होगा ये बनेगा 16 माइनस जो 2xy है वो 2xy की वैल्यू आ गई 2 इंटू 4 8, यानी x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8।
जब ये वैल्यू 8 आई तो ये बनेगा 8 अठाई 64 माइनस 2 × 4 का स्क्वायर, तो 64 माइनस 32 यानी 32। आंसर होगा ए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर कि इस सवाल में तो ज़रूरत नहीं थी इसकी, बट जब वैल्यूज गेस नहीं होंगी तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। सौरभ मिश्रा जी कह रहे हैं कि हेलो सर, पहली बार लाइव मिले हो आप। धन्यवाद सर। वाइसे वर्षा, पहली बार लाइव आप मिले हो, मैं तो कई बार लाइव आ चुका हूं यार। डीपीक्यू नंबर 101 में लाइव काउंट इस समय है 101। यानी हमें डीपीक्यू 1000 में मिलेंगे 1000 लाइव काउंट। ओके, चले आगे बढ़े। यहां देखना ध्यान से, एवरेज सैलरी ऑफ ए पर्सन फॉर द मंथ्स ऑफ February, March, April, May is rupees 2000, and that for the months of March, April, May, June is 3000. If this salary for the month of June is 8000, then what is the salary of the month of February? क्या बात है, बहुत आसान सवाल है यार। देखो, फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई का जो टोटल बनेगा वो बनेगा 2000 इंटू 4, है ना। एवरेज 2000 है, 4 महीने, तो 2000 इंटू 4। फिर देखना, मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून का 3000 एवरेज है, तो 3 चौके बनेगा 12000, 3000 इंटू 4। अगर आप इसको माइनस कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को ऐसा लिखें कि 2 - 1 कर देते हैं, घटाओगे तो क्या होगा, मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई कट जाएंगे, ये आएगा जून माइनस फेब्रवरी इज इक्वल टू, अगर आप इसको घटाओगे तो 12000 में 8000 घटेगा, आएगा 4000। अब मुझे वैल्यू किसकी दी है, जून की वैल्यू दी है कि जून की वैल्यू 8000 है, तो यहाँ 8000 लिख दिया। फरवरी की वैल्यू क्या आ गई, 4000। आंसर क्या आ गया, ए। तो ये सवाल ना बेटा ऐसे लेकिन करना नहीं है ना, पोएट्री, राइट। गाने हमें क्यों पसंद है, म्यूजिक हमें क्यों पसंद है ना, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ पोएट्री, राइट। देयर इज अ लिरिक्स, है ना। लिरिक्स मजा आता है, जब चीजों को थोड़ा सा उस तरह से प्रेजेंट किया जाए ना कि लिरिकल वे में ना, तो वी लव इट। यस और नो। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है, आप इंस्टाग्राम से आए हो देख के, चलो ये बहुत अच्छा काम है कि इंस्टाग्राम पे मैंने आपको मोटिवेट किया डीपीक्यू के लिए। बहुत सही जगह आ गए हो, अब मत जाना इंस्टाग्राम पे। चलो अब इस सवाल का ना ऐसे नहीं करेंगे यार, लेट्स डू इट इन ए ऑसम वे। एंड व्हाट इज दैट ऑसम वे? ऑसम वे देखो क्या होता है, ये जो केस होता है इसका नाम होता है, इस केस का नाम होता है इक्वल रिप्लेसमेंट वा। एवरेज में इक्वल रिप्लेसमेंट बोलते हैं इसको, मतलब एक गया एक आया, दो गया दो आया, तो इसको बोलते हैं इक्वल रिप्लेसमेंट। अब देखना ध्यान से, बहुत गौर से देखना। मान लेते हैं n ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास, A1 से लेके AN तक n ऑब्जर्वेशंस हैं। अब मैंने किया क्या, मैंने एक ऑब्जर्वेशन जोड़ा AN+1, और एक ऑब्जर्वेशन A1 है उसको मैंने भगा दिया, A2 से शुरू होके AN+1 हो गया। यहां भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, n है। क्या हुआ, A1 चला गया और AN+1 आया। इससे मान लेते हैं कि हमारा जो औसत है वो x से चेंज हो गया। औसत क्या हुआ, x से चेंज हो गया, यस और नो। तो AN+1 माइनस A1 की जो वैल्यू होगी ये होगी n इंटू एक्स। इसका मतलब समझना, देखो इस ग्रुप के औसत को अगर मुझे x से बढ़ाना है, यहां पर लिख देना एवरेज चेंज x, एवरेज चेंजेस बाई x। देखो औसत कैसे बदलेगा, इस लॉजिक को समझो। मान लिया AN+1 आया और A1 चला गया, इससे औसत मान लेते हैं x से बढ़ गया। अगर औसत x से बढ़ा है
तो an+1 जो आया है, वो जो a1 गया है, उससे कितना ज्यादा होना चाहिए, n इंटू एक्स। तभी n लोगों को x एक्स्ट्रा मिलेगा और औसत x से बढ़ जाएगा। अगर औसत गिर गया x से, तो x की वैल्यू निगेटिव होगी। मान लिया औसत 5 से गिर गया तो x -5 हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो हम कहेंगे कि जो आया है वो जाने वाले से कम लेकर आया है, ग्रुप में डेफिसिट हो गई है, इसलिए औसत गिर गया है। इसलिए an+1 माइनस a1 की वैल्यू n इंटू एक्स के बजाय कहेंगे n इंटू एक्स, जहां x नेगेटिव हो गया। अब अगर आप इस सवाल को करेंगे तो क्या कह रहा था, 4 लोग थे, फरवरी से जून, फरवरी से मई तक था पहले, फिर आपका था मार्च से जून। इस केस को समझना, पहली चीज, यहां भी 4 महीने थे, यहां भी 4 महीने थे, रिप्लेसमेंट का केस है। जून आया, फरवरी गया, और औसत 1000 से बढ़ गया, देख लो 2000 से 3000 हो गया। तो आप कहोगे जून आया, फरवरी गया, और अगर औसत 1000 से बढ़ा है तो जून फरवरी से 1000 इंटू 4 होगा एक्स्ट्रा, तभी औसत बढ़ेगा। 1000 इंटू 4, जो औसत का चेंज है 1000 इंटू 4 के बराबर करेंगे। अब मुझे जून अगर 8000 दिया है तो फरवरी कितना हो गया, 4000, तभी अंतर 4000 आएगा, आंसर हो गया। तो ये बात अगर तुम जहन में बैठा लोगे ना तो इसको करने में मजा आएगा। यू फील गुड अबाउट इट, सो सिंपल। समझे कि नहीं? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, आप कहोगे सर इसका क्या फायदा, बोलो तो बताएं अभी तुमको क्या फायदा। जैसे मैं कहूं, मान लिया A1 से लेकर A89 तक के एलिमेंट हैं, 89 एलिमेंट्स हैं, बहुत ध्यान से देखना। और फिर मैं कहूं मेरे पास यहां A2 से लेकर A90 एलिमेंट्स हैं, यहां भी 89 एलिमेंट्स हैं, यहां भी 89 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैं बोलूं यहां पर मेरा औसत है, मान लेते हैं 4000, यहां पर औसत है मेरा 5000। अब आप क्या करोगे, 89 इंटू 4000, 89 इंटू 5000 करोगे ना टोटल लिखने के लिए, फिर आप घटाओगे, कितना भेजा खराब होगा। और हम यहां क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A90 माइनस A1, A1 गया, A90 आया, 1000 से औसत बढ़ा, तो यह 1000 इंटू 89 के बराबर होगा। दिस इज पोएट्री, है ना। तो चीजों को ना थोड़ा गहराई से समझोगे तो वो इक्वेशन वाले रूट में प्रॉब्लम क्या है कि जब इक्वेशन छोटी होती है तो अच्छा लगता है, वरना फिर दिमाग का दही हो जाता है। खैर दही भी अच्छा होता है, हाँ जी, बट यू नो इट्स बेटर लाइक दिस, फास्ट है ये, क्योंकि ये चीज मेंटली कर पाओगे आप। उस इक्वेशन में तो लिखोगे यार, बिना लिखे तो कर ही नहीं सकते हो ना। इक्वेशन को बिना लिखे कर पाओगे क्या? लिखना ही पड़ेगा तुमको, बट इस तरह से लिखना नहीं है, मेंटली सोचना है आपको, लाइक दिस। तो ये इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया, आई होप कि समझ में आया होगा। ये सवाल गौर से देखिए, कह रहा है कि एरिया शेडेड रीजन का बता दो। शेडेड का मतलब समझ रहे हो, ये वाला एरिया, ये थोड़ा सा कलर इसका अलग दिख रहा है तुमको, शेड टाइप का कुछ, ये शेडेड रीजन है। इसका एरिया बताना है मेरे को। चलो ठीक है, एफ सी ए बी के पैरेलल है, ये एफ सी ए बी के पैरेलल है। और ये क्या है, रेक्टेंगल है, क्योंकि चारों एंगल 90 डिग्री दिए हैं। यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 है तो ये भी 45 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया निकालते हैं एरिया, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालें। तो देखो ये ट्राइंगल है ना, ये बड़ा अजीब सा ट्राइंगल है, अभी कुछ क्लियर नहीं है कि ट्राइंगल का नेचर क्या है। तो अक्सर ना शेडेड रीजन का जब एरिया निकालना होता है और ट्राइंगल का नेचर अगर आपको क्लियर नहीं है, तो आप वर्स्ट केस में हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे। या तो इस ट्राइंगल का नेचर कुछ स्पेशल पता होता कि राइट एंगल है, बट ऐसा तो कुछ है नहीं, पता ही नहीं कुछ। तो वी हैड टू फिगर आउट कि इसका एरिया कैसे निकाला जाए। अब मैं आपको एक मजेदार बात समझाता हूं। अगर मैं इस ट्राइंगल में, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, ये बहुत मजेदार बात है, कि अगर इस ट्राइंगल में मैं एफ से एक परपेंडिकुलर डाल दूं, यहां पर, यहां मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ओके, ध्यान से इस बात को सुनना बेटा। तो ये जैसे ही परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया यहां पर, राइट, और इस पॉइंट को आप थोड़ी देर के लिए बोल लीजिए, मान लिया क्यू बोल लेते हैं। तो क्या आपको एक चीज दिख रही है कि सी एफ क्यू डी ये एक रेक्टेंगल है? क्या ये बात दिखी आपको? हाँ बोलिएगा।
यस, यस और नो। अब एक और मजेदार बात देखिएगा, अगर कभी भी आपके सामने एक रेक्टेंगल हो, अगर कभी भी आपके पास एक रेक्टेंगल हो और उस रेक्टेंगल में एक ऐसा ट्रायंगल बना हो जिसकी एक भुजा रेक्टेंगल का कोई एक साइड हो और जो वर्टेक्स हो वो उसके अपोजिट वाले पैरेलल साइड पे कहीं भी हो। मतलब ये मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि मैं एक रेक्टेंगल को ऐसे बनाऊं और इस रेक्टेंगल में मैं क्या करूं कि एक भुजा को मैं ऐसे ले लूं और दूसरा जो ट्रायंगल बना रहा हूं उसमें ये जो वर्टेक्स है दूसरा वाला वो अपोजिट वाले पैरेलल साइड पे डाल दूं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है ना, ये हाफ होता है ऑफ रेक्टेंगल। ये ध्यान रखिएगा, प्रूफ करना भी बहुत आसान है। ठीक है, जैसे आप इसको ए बोलोगे, इसको बी बोलोगे, तो ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा? हाफ इंटू ए इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया क्या है? ए इंटू बी। यहां भी सेम कहानी, यहां बनेगा बी इंटू ए हाफ, और रेक्टेंगल का एरिया इंटू बी, तो हाफ होता है। तो अब समझ में आया कि अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूं, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूं, तो जो शेडेड रीजन वाला ट्राइंगल है उसका एरिया इसका आधा होगा। तो एक तरह से मुझे नेचर ऑफ ट्राइंगल नहीं फाइंड आउट करना है, वो तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हमें इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो पूरा दिमाग लगाते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया कहां से निकलेगा। तो पहली चीज आप ये बताओ कि ये जो 45 डिग्री है, क्या ये भी 45 बनेगा? ये अगर 6 है तो क्या ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यस। अब ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? 6 6 12 हो गई, तो क्या ये 12 हो गया? यस। तो ये 12 निकल आया। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे जो उस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए उसका अभी भुजा तो मुझे मिला ही नहीं पूरा। उसकी एक साइड 6 है, ये पता है, ये 6 के बराबर है, बट दूसरी साइड नहीं पता है ना मुझे पूरा। अगर मुझे ये जी क्यू की लंबाई मिल जाए ये, तब तो मैं निकाल पाऊंगा। हाउ डू आई फिगर दैट आउट इज द क्वेश्चन। तो आप देखो इस सवाल को, बड़ा मजेदार है। एक चीज तो समझ में आ रही होगी ना कि ये पॉइंट क्या है? रेक्टेंगल की भुजा का मिड पॉइंट है, और अगर एफ सी इसके पैरेलल है तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि अगर एफ सी इसके पैरेलल है तो ये जो पॉइंट मुझे यहां दिख रहा है, मैं इसके पैरेलल एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, फिर मैं इसको यहां पर ड्रॉ करूंगा, तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि भाई ये भी ऐसे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यस और नो? ऑब्वियसली यस, क्योंकि ये लाइन अगर पैरेलल है तो यहां मिलेगी, तो ये भी पार्ट इक्वली डिवाइड हो गया। अब ये मेरा मिड पॉइंट है, ये ट्राइंगल की एक भुजा है, ये भुजा है इस ट्राइंगल की। यहां मिड पॉइंट से आप इस बेस के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं। आई होप यू नो द मिड पॉइंट थ्योरम एंड ऑल। ठीक है, तो जो ये पूरी लेंथ है, ये लेंथ उसका आधा होगी। यस और नो? समझ में आई बात की नहीं? तो अब आगे कैसे बढ़ें? तो आप ये कहोगे कि देखो ये पूरी है 6 7 13 टोटल वैल्यू है। यहां ये अगर 5 है तो ये वैल्यू क्या है? इतनी। ये वैल्यू है 3, है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्या ये पूरी वैल्यू 3 है? क्योंकि ये 6 7 13 है, और अगर ये वैल्यू 6 और 7 13 है, तो जो लंबाई मैं यहां देख रहा हूं तो वो 8 और 3 11 बनेगी। नहीं, 8 3 नहीं, 8 और 5, सॉरी, 8 और 5 13 बनेगा ना, तो ये लेंथ 5 हो गई। ये लेंथ अगर 5 हो गई तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 2.5 हो गई। ये लेंथ अगर 2.5 हो गई तो इतनी लेंथ 2.5 हो गई, तो ये लेंथ कितनी हो गई? ये भी 2.5 हो गई। टोटल 5 है। तो मुझे रेक्टेंगल जो मैं देख रहा हूं, उस रेक्टेंगल में ये भुजा 10.5 आ गई, 10.5, और एक भुजा मुझे 6 ऑलरेडी पता है। तो मेरा जो आंसर हो गया वो हो गया हाफ ऑफ रेक्टेंगल का एरिया, तो हाफ इंटू 10.5 इंटू 6, तो ये 3 बनेगा। 31.5 मेरा आंसर आ गया। आंसर हो गया डी। समझ में आया बेटा? डी इज द राइट आंसर। यस या नो? बहुत शानदार सवाल है, इसको ना रिवीजन में डाल देना। कितनी चीजें रिवाइज हो गई इस एक सवाल में यार। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम रिवाइज हो गया,
ये रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा, ये रिवाइज होगा। देन इतनी तिकड़मबाजी है फिगर आउट करने के लिए। मस्त सवाल है, आई लव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। किसी ने कहा जूम कर दो, ये लो जूम कर दिया बेटा। हम्म, ठीक है, मजा आया ना। चलो भाई, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। अच्छा, ये जो बगल में 3 लिखा है ना, ये बगल में नहीं है, ये पावर में है, थोड़ा सा सरका हुआ है। ये जैसे यहाँ है वैसा होना चाहिए, इट इज इन पावर। तो दिया हुआ है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, बी माइनस सी का होल क्यूब, सी माइनस ए का होल क्यूब किसके बराबर है? ए बी सी बराबर नहीं है। देखो, ऐसे सवालों को हल करने के लिए ऑप्शन अप्रोच तो ठीक है, वैल्यू रख सकते हो और कर सकते हो। वैल्यू रखनी है ऐसी कि ए बी सी के बराबर ना हो, और वैल्यू रख के एक रिस्क आपको पता है क्या है, कि जब भी ऑप्शन में वेरिएबल है, तो मेरा एक सवाल है आपसे, जो भी वैल्यू आप रखोगे उससे 2 ऑप्शन सेम हो गए, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? रोगे बैठ के एग्जाम में बां बां करके, फूट गई किस्मत। तो जब भी ऑप्शंस में वेरिएबल हो, और एक्सप्रेशन भी ऐसा तो है नहीं कि ए बी सी खाली हो, कॉम्बिनेशन है, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी, लाइक दैट, राइट? सो वी हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट। यस और नो? ऐसे नहीं है कि भाई कोई वैल्यू वैल्यू डाल लो हो जाएगा। अरे वैल्यू डाल पे 2 सेम आ गए तो क्या करोगे? कैसे डिसाइड करोगे कौन सा करेक्ट है? सो ऐसे सवाल में वैल्यू पुटिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर 2 ऑप्शन सेम आ गए उस वैल्यू पे, तो आप जान ही नहीं पाओगे क्या करेक्ट है फिर। सो बेटर डायरेक्टली करते हैं, ट्रेडिशनल वे में करते हैं। तो इस सवाल का देखो लॉजिक इस पे बेस्ड है कि अगर p प्लस क्यू प्लस आर शून्य हो जाता है, तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब जो होता है, ये 3p/q/r के बराबर होता है। अब न्यूमरेटर में अगर आप गौर से देखें तो ये इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब है, और इन तीनों का टोटल क्या है? 0 है। तो न्यूमरेटर आपका बनेगा 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि मैं लिखूंगा नहीं इन दोनों को, बस ब्रैकेट बना के छोड़ दिया। क्योंकि देखो, जो एक्सप्रेशन है वो ए बी सी में साइक्लिक है, तो अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पार्ट को सॉल्व कर लूं, तो बी सी सी ए वाले पार्ट को अपने आप लिख सकता हूं। नीचे सेम कहानी है, देखो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं, ये इन तीनों का टोटल 0 है, और तीनों का टोटल अगर 0 है तो ये 3p/q/r के बराबर होगा। तो 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए आएगा। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होता है, क्योंकि इसको फैक्टराइज करोगे तो ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा। तो अगर यहाँ ए प्लस बी आया तो यहाँ बी प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बी सी में है वही चीज़, यहाँ सी प्लस ए आ जाएगा क्योंकि ये सी ए में है ऐसी चीज़। तो आंसर बनेगा आपका ए। तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस ओनली। यहां ऑप्शन में वैल्यू रखोगे तो आंसर ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बट रिस्क समझ रहे हो। अगर उस वैल्यू पे 2 ऑप्शन मैच कर गया फिर, और एग्जाम में यही होता है, मान लिया, प्रेशर समझो ना सिचुएशन को। सो यू कैनॉट पुट द वैल्यू, 4 ऑप्शन में डाल के चेक करोगे, 2 ऑप्शन सेम हो गए तो बर्बाद हो गए, फिर आए वापस करने की। तो यही करो डायरेक्ट, छोटा सवाल है। सवाल कह रहा है कि भैया बार ग्राफ दिया है, 4 फार्मर्स हैं, F1 F2 F3 F4। आपको बताना है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए क्रॉप इन क्विंटल्स सोल्ड बाय ऑल द फार्मर्स। तो जो फार्मर्स हैं, इन्होंने जो बेचा है, सेल लाल से है, तो ये टोटल जो वैल्यूज हैं रेड में ना, मुझे इनका औसत निकालना है। तो वैल्यू है देखो 410 प्लस 500 प्लस 430 प्लस 620 बटे 4, ये कैलकुलेट करना है। तो जोड़ लेते हैं यार, 4 5 9 4 13 6 19 19 10 30 20 60 हो जाएगा बटे 4, 4 चौके 16 4 9 36 490 आंसर हो गया बी। ठीक है, तो जो एवरेज वैल्यू है सेल की वो हमारी आ रही है 490। ठीक है अमित जी, मैं आपकी अभी नहीं सुन सकता हूं जब तक क्लास ये खत्म नहीं हो जाएगी यार। 15 सवाल। देखिए यूट्यूब पर आप जब क्लास में आते हो, टीचर पढ़ा रहा होता है और आप अपनी एक समस्या लेकर आते हो जिसका इस क्लास से भी इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं मना कर रहा हूं, आपकी समस्या इंपॉर्टेंट है तभी आप पूछ रहे हो,
लेकिन क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूं ये अभी मेरा प्राइमरी वर्क है, आपको कम से कम अंत तक वेट करना चाहिए। मैं 5-10 मिनट क्लास के अंत में देता हूं, ठीक है, देता हूं कि नहीं देता हूं। तो यूट्यूब को आप ऐसे मत समझो कि मैं टाइम पास करने आया हूं, कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप एक प्रॉब्लम लेकर आओगे और अगर मैं आंसर नहीं करूंगा, इग्नोर नहीं करूंगा, तो आप बुरा मान जाएंगे कि मेरी सुनेंगे सर की नहीं सुनेंगे। अरे सर पढ़ा रहे हैं यार, पहले पढ़ा लेने दो 15 सवाल, उसके बाद पूछ लेना। बेसिक चीजें समझा करो यार। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये संडे चर्चा नहीं है ना, ये क्लास पढ़ाने आया हूं मैं, तो मुझे पढ़ा लेने तो बाद में 5 मिनट बात कर लूंगा तुमसे। के एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x-4, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस के। कह रहा है ये सेम रिमाइंडर छोड़ेंगे अगर इनको x-3 से डिवाइड करें तो के की वैल्यू क्या है। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन को किसी एक्सप्रेशन से डिवाइड किया जाता है और आपसे रिमाइंडर पूछा जाए क्या है, तो x-3 से डिवाइड करना है तो इस x-3 को 0 कर दिया करो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इस 3 को उठा के इस एक्सप्रेशन में रख दो तो रिमाइंडर मिल जाता है। जिससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना उसको 0 के बराबर करो, x की वैल्यू निकालो, अब x यहां रख दो तो रिमाइंडर आ जाएगा। कह रहा है यहां और यहां दोनों जगह रिमाइंडर सेम आएगा, यानी दोनों जगह x बराबर 3 रखने पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये बनेगा k इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस के। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 27 के प्लस 3 3 9 चौके 36 हो गया, 3 3 9 हो गया, -4 हो गया, यहाँ आएगा 27 माइनस 12 प्लस के इधर ले आओ तो बनेगा 26 के। ये जो वैल्यू आपके पास है 45 माइनस 4 हो गई 41, 27 माइनस 12 हो गया 15, 15 प्लस के। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है 25, सॉरी के तो हटा ही दिया हमने, उधर ले गया मैं के को ऑलरेडी, तभी 26 के मिला था। तो 26 के की वैल्यू क्या आ गई, 15 माइनस 41 जो कि -26 हो गया, के की वैल्यू आ गई -1, आंसर हो गया बी। सो बी इज द राइट आंसर इन दिस केस। ऑलराइट, ये सवाल देखिए 14 सवाल। एक त्रिभुज एबीसी है, उसका जो इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल ए का वो बीसी को डी पर मिलता है, ए बी 4 है, ए सी 3 है, एंगल ए 60 डिग्री है। तो बताना है कि ए डी प्लस ए बी प्लस ए सी की वैल्यू क्या होगी। वेरी नाइस क्वेश्चन। सवाल देखना, यहां पर मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब कह रहा है यहां से आप एक एंगल बाइसेक्टर बनाओ ऐसे, टिन 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 टिन, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, इसको डी बोला है उसने। ये 4 है और ये 3 है। मुझे निकालना क्या है, ए डी प्लस ए बी प्लस ए सी। ए डी ए बी ए सी, मैं ए डी को एक्स मान लूं तो देखो ए बी प्लस ए सी मुझे पता है 7 के बराबर है, ए डी निकाल लूं अगर तो ए डी प्लस 7 मेरा आंसर है। ए डी प्लस 7 मेरा आंसर है कि नहीं है? यस। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कि ए डी प्लस 7 इज माई आंसर? हाँ जी। अब मैं कुछ बताने जा रहा हूं आपको इस सवाल में, ये और ये उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो एडी की वैल्यू अगर रूट में आई, अगर एडी की वैल्यू रूट के टर्म में मान लिया आती है तो एक्सप्रेशन में 7 दिखना चाहिए मुझे। बी में 49/8 मुझे 7 नहीं देगा, और जो डी है उसमें तो 7 है ही नहीं है, तो डी भी नहीं होगा। सी में मुझे 7 अलग से दिख रहा है, 7 + 12√3/7, और यहां चूंकि 9 है तो आपकी अगर एडी की वैल्यू 2 हो जाए तो 7 दोनों बन जाएगा। तो मैं पहले ऑप्शन को इसलिए एलिमिनेट नहीं कर रहा हूं अभी, आई एम नॉट एलिमिनेटिंग। मैं कह रहा हूं कि शायद ए भी हो सकता है, आई डोंट नो। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जो मैं ज्ञान दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा है? हाँ जी कि नहीं आ रहा है? तो ए छोड़ दिया मैंने,
लेकिन अभी क्या करेक्ट है मुझे नहीं पता, हैव टू सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने का देखो तरीका क्या है। अगर आप देखो यहां पर ध्यान से, इस x का इस्तेमाल और इस 4 का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मैं देखूं तो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ए बी डी का एरिया प्लस ट्राइंगल ए डी सी का जो एरिया है, इसका जो टोटल है वह है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यस, अब एरिया का एक फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू दो भुजाओं का प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ उनके बीच का कोण। तो इसका एरिया आप लिख सकते हो हाफ इंटू 4 इंटू एक्स साइन 30। इसका एरिया आप लिख सकते हो हाफ इंटू 3x इंटू साइन 30। ये मैं इंटू का साइन ऐसे हटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप कि x है क्या वो। हाफ इंटू, इंटू नहीं लिखूंगा मैं, 12 साइन 30, 4 तियां 12 साइन 30 बन जाएगा जब ABC का लिखूंगा मैं तो। अब हाफ हाफ हर जगह से कट जाएगा, राइट। और ये साइन 30 नहीं है, साइन 60 बन जाएगा, क्योंकि वहां पर एंगल जो है 60 डिग्री हो गया। अब देखना ध्यान से, ये तो बन गया 4 और 3 7x। 7x साइन 30 1/2 होता है, और ये हो गया 12√3/2। यहां से x की वैल्यू क्या आई, 12√3/7। तो AD प्लस 7 जो मुझे निकालना है वो हो गया 12√3। अब आपको पता है आंसर C ही होगा, क्योंकि रूट का टर्म आ गया तो C हो सकता है। सो 12√3/7 प्लस 7, तो वैल्यू हो गई 12√3 प्लस 49/7। आंसर क्या हुआ, C। तो C इज द राइट आंसर इन दिस केस। क्लियर है सभी को? कोई समस्या है बच्चा? नहीं होनी चाहिए ना समस्या, ठीक है। ये सवाल देखिए, 15वां सवाल कह रहा जो पेयर ऑफ टैंजेंट है ए बी ए सी, इनको हमने ड्रॉ किया एक पॉइंट से जो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है सेंटर ओ से। सर्कल का रेडियस 6 है। हमें एरिया बताना है क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी का क्या होगा। तो ये है सर्कल, यहां पर हमने बनाया एक टैंजेंट ए बी और ए सी। ए बी और ए सी टैंजेंट बना लो भाई। उसके बाद यहां से ऐसे सेंटर बना लो सर्कल का। उसके बाद ये लाइन खींच लो, ये लाइन खींच लो। दोनों लाइन खींचने के बाद आपको रेडियस 6 दिया है, 6 लिख लेते हैं, ओ लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं। अब कह रहा है मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बता दो, और आपको ये सेंटर से दूरी दी है ना, कितना दिया है 10। आपको पता है कि स्पर्श रेखा यानी टैंजेंट रेडियस से 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 8 होगा। होगा। एरिया कैसे निकलेगा आप, अब आप कहोगे ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है 8 6 48/2 24, है कि नहीं है। तो इसका एरिया 24 बनेगा, इसका एरिया भी 24 बनेगा। सेम ट्राइंगल ही तो बनेंगे दोनों, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, सर्वांगसम ट्राइंगल्स हैं। वहां भी यही है 6 8 10, 24 24 48 आंसर हो गया डी, है ना। समझ में आई बात? यस, डन फॉर द डे, थैंक यू सो मच। अब पूछो बेटा क्या समस्या है उड़ान बैच को लेके, वो भी बता दो। उड़ान बैच में किसको आना है, क्या करना चाहते हो, क्यों नहीं आए थे अभी तक, एडमिशन क्यों नहीं लिया था अभी तक। ओके, राइट। सो अभी देखो उड़ान बैच शुरू हो गया है। अभी मैं वहां पर कैलकुलेशन की क्लासेस ले रहा हूं। अभी मैंने सेट 1 स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। अभी मैंने कल कैलकुलेशन की क्लासेस ली हैं, प्लस शुरुआत में बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं जो वो लिए हैं। कल जो क्लास होगी उसमें भी कैलकुलेशन की क्लास होगी, थोड़ा कैलकुलेशन स्किल्स बता रहा हूं उनको। एंड उसके बाद आपका 29 तारीख को सेट 1 शुरू होगा। 29 को मैं सेट 1 डिस्कस करूंगा। तो अगर अभी आप एडमिशन नहीं ले पाए थे तो अभी सेट 1 डिस्कस नहीं हुआ है, ठीक है। और अभी मैंने पहला क्लास फ्री भी कर दिया है। ऐप में जाओगे तो पहली क्लास फ्री है, आप देख सकते हो, यू कैन जस्ट सी इट। सो सो यू कैन ज्वाइन, राइट। फीस जो थी पहले बेटा देखो, हमने एक सुप्रीम ड्रॉप करके फीस रखी थी 599 फॉर टिल 24th,
और उसके बाद फीस अभी हमने ज़्यादा नहीं बढ़ाई है, कंसीडरिंग हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं ले पाए, कुछ लोग थे जो इनका था कि सर 31 ट्यूशन पढ़ाते हैं वो, तो अ, हमारी हमें 31 को ही पैसा मिलेगा वगैरह वगैरह। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 699 में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 699 अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपको 599 में, इफ़ 100 रुपीज़ एक्चुअली मेक्स डिफरेंस, आपको कोई दिक्कत है, वो 100 रुपये से दिक्कत है, उससे नीचे तो देखो फीस बेटा नहीं हो पाएगी, मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ, ऑलरेडी बहुत कम फीस है। बट अगर वो 100 रुपये आपके लिए वाकई में प्रॉब्लमेटिक है, अगर आप पे कर सकते हो 100 रुपये एक्स्ट्रा, तो दे के इनरोल कर लो। वाकई में अगर प्रॉब्लमेटिक है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, वो 100 रुपये का ऑफ केस बाई केस बेसिस पे दे सकते हैं। ठीक है, वो बात कर लेंगे, अपना केस समझा दो आप उनको कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है। बट अपना टाइम तभी बर्बाद करना उनके साथ, टीम के साथ, वाकई में जेन्यून प्रॉब्लम अगर है 100 रुपये की आपको, तो अदरवाइज ले लो। ठीक है, रवि जी कह रहे हैं उड़ान बैच का पीडीएफ आज दे दीजिएगा। बेटा देखो, सेट 1 डिस्कस होगा आपका 29 तारीख को, है ना, तो 28 तारीख को आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कल हम कैलकुलेशन की ही क्लास करेंगे। आपको पिछली क्लास में बताई था मैंने, अभी तो हम उड़ान की क्लास कर रहे थे जीरो, उड़ान क्लास जीरो हुई है, अब होगी उड़ान 0000, कैलकुलेशन की उड़ान क्लास 1 29 तारीख को। ठीक है। सर आपका डीपीक्यू बेस्ट है रेगुलर और इजीली प्रैक्टिस करने के लिए। यस, डीपीक्यू इज़ बेस्ट। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि लोग बिजी हैं रील देखने में, बट जो इस चीज़ को कर रहा है, आपको इसका महत्व समझ में आएगा। बच्चे कई जगहों से पढ़ चुके हैं और वो डीपीक्यू सीरीज जब कर रहे हैं तब उनको अपनी प्रॉब्लम, अब तब उनको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, बिकॉज मिक्स प्रैक्टिस इज़ द अल्टीमेट गेम चेंजिंग थिंग, है ना। और दिमाग खोल रहा हूँ मैं आपको, सॉल्यूशंस कैसे करने हैं, हाउ इट शुड बी डन, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, तो देखो मैं अगेन कह रहा हूँ कि जिसके लिए भी 100 रुपये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है एक्स्ट्रा पे करना, आप मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 8882600700। उनसे एक बार मैसेज कर दो, अपनी समस्या बता दोगे तो वो, ऐसा नहीं है कि 100 रुपये कम नहीं कर देंगे, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि टाइम की वैल्यू होती है आपके भी ना। उनसे जाओगे, मैसेज करोगे, फिर उनका रिस्पॉन्स वेट करोगे, मन लगा रहेगा, पता लगा दिन निकाल दिया तुमने इसी में। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड 100 रुपीज़ देन पे करो, ख़त्म करो बात। ठीक है, और अगर सच में नहीं है तो बात कर लो उनसे, मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पर पिंग कर दो, दे विल डू समथिंग फॉर यू। सर मैं भी टीचिंग करना चाहता हूँ, प्लीज़ डीपीक्यू की क्लास किस बोर्ड पर लेते हैं बता दो। अब है देखो, अगर आप आज की डेट में टीचिंग को चुनना चाहते हैं, पहले कुछ एग्ज़ाम निकाल के रैंक वगैरह ले लो। टीचिंग इतनी आसान चीज़ नहीं है जितना आपको लग रही है, पहली बात। तो तब घुसो जब तुम्हारे हाथ में कुछ हो और उसके बावजूद तुम उसको छोड़ के घुस सकते हो, या कुछ दिन उसके साथ करो, पैसे थोड़े से इकट्ठा कर लो, जमा लो, इसको पैरेलली करना शुरू कर देना तब। और उसके बाद फिर कहना अब हो गया, नौकरी नहीं करनी है, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं इसमें अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाऊंगा, तब आना। हाफ हार्टेड इफेक्ट, और प्लस अगर आपके पास क्रेडेंशियल्स नहीं है आज की डेट में, तो बहुत मुश्किल है बच्चों को अट्रैक्ट कर पाओगे आप अपनी तरफ। मैं डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। ऑलराइट, मैं जगह जगह जब जाता हूं तो इंस्टीट्यूट्स में जो टीचर आज की डेट में पढ़ा रहे हैं, when they come to me, they meet me, they tell their challenges कि सर इतने रुपए घंटे मिलते हैं बस, अगर पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो बहुत पढ़ाना पड़ता है, तब जाके महीने का एक जो लाइफ स्टाइल है बेसिक वो मीट हो पाती है। सो देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस बेटा, जो 5-7 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग। आप जो जिन लोगों को देखते हो कि वो इतना सक्सेसफुल हैं, वो गिने चुने लोग हैं, राइट। नॉट एवरी वन इज़ दैट सक्सेसफुल। सो इट्स चैलेंजिंग फील्ड, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ नॉन चैलेंजिंग। तो कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि चूंकि तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, चूंकि हमें लगता है कि शायद यार इधर चांसेस कम है, तो हम कुछ बैकअप बनाने के चक्कर में यह है कि हम पढ़ाना चाहते हैं। डोंट डू दैट, ओके, क्योंकि आप अपना अटेम्प्ट खराब करोगे। तो फोकस रह के पहले एग्जाम दो, थोड़ी रैंक वैंक निकालो कि भोकाल तुरंत बने तुम्हारा। और जब भोकाल बने तो आना ना, तो मैं तुम्हें मौका दूंगा यार, तुम चिंता क्यों कर रहे हो।
अब धीरे धीरे मेरी भी तो उम्र बढ़ रही है ना, तो मैं नए लोगों को मौका दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले कुछ कर लो, पहले कुछ हासिल कर लो, ताकि तुम्हें तुम्हें लोग सुनना चाहें सच में, ठीक है। सर आप मेरी पीवाईक्यू की टेंशन खत्म कर दीजिए, मैं आपको रैंक दूंगा। तुम मुझे पीवाईक्यू दो, मैं तुम्हें रैंक दूंगा। डील तो यार अच्छी है, देता हूं तुम्हें पीवाईक्यू जल्दी। सत्यम कह रहा है कि मैंने आपसे मैथ्स पढ़ा है अनअकैडमी से, मेरा स्कोर 45 प्लस जा रहा था, बट टाइम 25 मिनट लग रहा है, कैसे मैनेज करूं। मेरा रीजनिंग और मैथ्स का सिलेबस पूरा हो चुका है, अभी मेरा अटेम्प्ट 1 साल का है। तो यार मैथ्स में लोगों को इनिशियली 25 मिनट लगते हैं बेटा, 25 से 30 मिनट भी लग जाते हैं कई बार 25 सवाल करने में। तो आपका जो स्कोर 45 आ रहा है, इट्स गुड स्कोर, मतलब अमेजिंग, यू आर डूइंग अमेजिंग। अब जो टाइम जो कम रिड्यूस करना है आपको, उसके लिए प्रैक्टिस और मॉक देने से ही वो इम्प्रूव होगा बेटा, ठीक है। तो ये डीपीक्यूज करते रहो, थोड़ा सेक्शनल मॉक वगैरह करते रहो, है ना, तो थिंग्स विल इम्प्रूव। ऑलराइट, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही ट्रैक पे हो, घबराएं नहीं। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाते रहिए। और कई बार क्या होता है, मॉक का लेवल ज़्यादा होता है, तो एग्जाम में आपका ये जो 45 का स्कोर है ना, हो सकता है वहाँ कम टाइम में 50 हो जाए। और अभी टाइम है 2 महीने का, तो जस्ट मेक श्योर कि आप 2 महीने लगे रहो। अर्जुना बैच से स्पीड आ जाएगी, अभी बाई किया। देखो अर्जुना बैच बेटा लेंदी बैच है, और वो कॉन्सेप्ट बैच है, तो बैच में सब कुछ है, लेकिन समय आपको देना पड़ेगा उस बैच को। वो छोटा बैच नहीं है अर्जुना बैच, है ना। तो जैसे 2025 के लिए इसलिए मैंने प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया, अभी जो रिसेंट एग्जाम है, 2 महीना प्री का है, फिर मेंस है आपका। सो इफ़ यू आर टारगेटिंग 2025 अभी से, अगर आपको मेरा बैच लेना है, तो आप उड़ान बैच ले लीजिए। अर्जुना को आप इत्मीनान से ख़त्म कर पाएंगे, 2 महीने में नहीं ख़त्म कर सकते अर्जुना बैच को। वो थियरी, कॉन्सेप्ट प्लस कॉम्प्रहेंसिव बैच है बेटा। एक यार यूपीएससी वाला बच्चा था कोई, वो चला गया ना, लास्ट तक रुका ही नहीं, देखो। हाँ सर, मेरे मैथ्स में 24 नंबर आ रहे हैं, और ये बैच हेल्पफुल रहेगा। सर मेरा मैथ्स में 24 नंबर आ रहे हैं। देखिए बेटा, अगर आपके 24 नंबर आ रहे हैं, तो ये बैच डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो आपको मिक्स प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते हो कि अब आप बैठ के पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते रहोगे, तो 2025 के एग्जाम में तो नहीं हो पाएगा आपका। तो अब दो सिनारियो हैं कि आपका 2025 में नहीं होगा, या एक आखिरी कोशिश दम लगा के की जाए। तो अब आप थियरी पढ़ के तो 2025 में भूल जाइए कि आप रैंक ला सकते हो, क्योंकि टाइम नहीं है बेटा। आप सिलेबस खत्म करोगे, प्रैक्टिस करोगे नहीं, तो नंबर तो नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस बैच में जुड़ जाते हैं, तो देर इज ए चांस, क्योंकि आप डायरेक्टली यहां पर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जैसे एग्जाम में प्रैक्टिस करना है। तो अभी आप डीपीक्यू प्लस उड़ान कर सकते हैं, तो जो स्कोर बेस्ट एग्जाम में आ सकता है वो आपका आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उड़ान में। देखो उड़ान कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बैच नहीं है, लेकिन जैसे मैं डीपीक्यू पढ़ा रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं। आप आज का डीपीक्यू देखो, जैसे यहां पर मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा जहां रिक्वायर्ड होगा। जैसे यहां पर मैंने सीधा इस्तेमाल किया कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो प्रॉफिट रेशियो होता है, एज्यूमिंग कि आपको ये चीज आती होगी, क्योंकि दिस इज ए प्रैक्टिस सीरीज, है ना। अब जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, जैसे यहां मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, क्योंकि मुझे लगा यहां थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आई एक्सप्लेन दैट। यहां मैंने एलिगेशन लगाया, आई एज्यूम कि आपको एलिगेशन आता है, बट मैंने ये बताया कि आप ऑयल बटर टोटल पे एलिगेशन लगाओगे।